हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देर ना करते हुए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, बात करते हैं पाचन तंत्र की। तो भोजन के पाचन के लिए भौतिक व रासायनिक क्रियाएं होती हैं, विभिन्न अंगों द्वारा की जाती है। दोस्तों, भोजन के पाचन के लिए भौतिक व रासायनिक क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा की जाती हैं। ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तंत्र को ही क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो कुछ ग्रंथियां होती हैं, कुछ इस आहार नाल के पार्ट होते हैं। तो आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं दोस्तों? मुख गुहा हो सकता है, ग्रास नली, आमाशय हो सकता है, आंत हो सकती है। और यहाँ पर पाचन ग्रंथियों की बात करें तो यकृत हो सकता है, अग्नाशय, लार ग्रंथियाँ होती हैं। और बात करते हैं आगे, तो दोस्तों आंत के भी दो पार्ट होते हैं, आप जानते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। आहार नाल क्या होता है दोस्तों? वह नाल जो मुख से लेकर गुदा तक पाई जाती है, वह क्या कहलाती है? आहार नाल कहलाती है। कहाँ से कहाँ तक? मुख से लेकर गुदा तक यानी एनस तक जो पाई जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। यह लंबी एवं सतत होती है। यह 30 फीट या 9 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल को अनेक मार्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, आहार नाल का चित्र कुछ इस प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है टंग, माउथ होता है, आइसोफेगस होता है दोस्तों, उसके बाद डायफ्राम होता है, और यहाँ आप देख सकते हैं स्टमक होता है, बाइल डक्ट आप देख सकते हैं भली भांति यहाँ पर बना हुआ है बाइल डक्ट, जिसको पित्त रस कहा जाता है दोस्तों, सॉरी पित्त नलिका कहा जाता है, क्योंकि डक्ट है, बाइल जूस होता तो पित्त रस होता। गॉल ब्लैडर आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपको तीर के माध्यम से दिखाया गया है। इधर एक कॉलन, ये वाला भाग कॉलन होता है, और ये है अपेंडिक्स, और ये एनस होता है, और पेनक्रियाज आप देख सकते हैं, और लीवर ये ऊपर का होता है भाग, ये वाला जो भाग है ये लीवर का होता है दोस्तों। ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दोस्तों किसका पार्ट होता है? ये ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक पूरा क्या होती है? आहार नाली होती है। दोस्तों, मुख गुहा क्या होती है? यह आहार नाल का पहला भाग होता है, जिसमें खाने का पाचन सर्वप्रथम होता है। दोस्तों, यह आहार नाल का पहला भाग होता है जिसमें खाने का पाचन सर्वप्रथम होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए खाने का पाचन सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो दोस्तों वो कहाँ से होता है? मुख से होता है। यह निम्न भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन भागों से? तो दांत से, दांत हमारे मुख गुहा में पाया जाने वाला भाग होता है। मनुष्य में विषम दंती दांत पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है, जो ऊपरी तथा निचले जबड़े में पाए जाते हैं। इन दांतों के ऊपर सफ़ेद रंग का चमकीला पदार्थ होता है, जिसे इनेमल कहा जाता है। यह इनेमल भाग शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बना होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है दोस्तों? तो वो होता है इनेमल। शैशवावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है दोस्तों। कितनी पाई जाती है? टोटल 20 पाई जाती है, जिन्हें दूध के दांत कहे जाते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? दूध का दांत कहा जाता है। लेकिन जो वयस्क होते हैं उसमें टोटल कितने दांत पाए जाते हैं दोस्तों? तो वो 32 होते हैं। वयस्क अवस्था में चवरड़क दांत आने लगते हैं, जिन्हें विजडम टीथ कहा जाता है। यह अक्ल वाले दांत कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। यानी मोलर जो होते हैं दोस्तों वो लास्ट में आते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है? विजडम टीथ कहा जाता है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला क्या होता है दोस्तों? इंसीजर होता है, आप देख सकते हैं। मनुष्य में आगे की ओर धारीदार तथा चपटे दांत पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इंसीजर कहा जाता है। ये प्रत्येक जोड़े में 4-4 होते हैं, एक और 2 दांत होते हैं। ये दांत भोजन को काटने में सहायता करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंसीजर की संख्या टोटल कितनी होती है? 8 होती है।
हाथी में पाए जाने वाले दांत जो होते हैं दोस्तों, जो बाहर दिखाई देते हैं, वो कौन से होते हैं दोस्तों? वो इंसिजर ही होते हैं, कैनाइन नहीं होते दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कैनाइन नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? वो इंसिजर होते हैं, जो बाहर की ओर निकले होते हैं 2 दांत। और रत्नक क्या होते हैं दोस्तों? ये नुकीले दांत होते हैं, चीर फाड़ का काम करते हैं। ये मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। इन्हें टोटल कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। मांसाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं, इसलिए आप देखते होंगे दोस्तों, जो मांसाहारी जीव होते हैं चीड़ फाड़ जल्दी से कर लेते हैं। बात करते हैं प्रीमोलर की। तो दोस्तों, ये दांत भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। ये जबड़े में 4-4 होते हैं दोस्तों। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? इनकी टोटल संख्या होती है 8। दोस्तों, बात करते हैं चवरड़क की, यानी मोलर की बात करते हैं दोस्तों। ये दांत भोजन को पीसने के काम में आते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 6-6 होते हैं, यानी इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 12 होती है दोस्तों। आइए देखते हैं दांतों का डायग्राम। दांतों का डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। ये जो सामने का दांत होता है, अब ये दोनों और ये क्या होते हैं दोस्तों? ये सेंट्रल इंसिजर होता है और ये लैटरल इंसिजर होता है, यानी बगल का दांत होता है दोस्तों ये। और ये क्या होता है? सेंट्रल होता है, ये लैटरल होता है। ये 2 दांत, ये 2 इधर के और 2 नीचे के और 2 इधर के, मतलब टोटल कितने होते हैं इंसिजर? तो 8 पाए जाते हैं। कैनाइन आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 है, सेम इसी प्रकार इधर हो गए 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। फर्स्ट प्रीमोलर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है, और ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ये उसके बाद इधर से क्या स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? मोलर। ये वाला फर्स्ट मोलर है, ये सेकंड मोलर है, ये थर्ड मोलर है दोस्तों। इन्हें क्या कहा जाता है? विजडम टीथ कहा जाता है। यानी इनकी दांतों की संख्या कितनी होती है टोटल? तो टोटल कितनी होती है? 12 होती है। 12 होती है दोस्तों मोलर, और जो प्री मोलर होती है दोस्तों वो होती है 8। और कैनाइन कितनी होती है? 4 टोटल होती है, और इंसिजर टोटल 8 होते हैं दोस्तों। आप काउंट कर सकते हैं, 32 होंगे। 8 4 12, 12 8 20, 10 30 तो 32। आप याद कर सकते हैं इसको। इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है, आप याद कर सकते हैं, ICPM याद कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से याद कर सकते हैं इससे आप। ICPM का मतलब इसको याद कर लीजिए 2123। जो वयस्क में दांतों की संख्या होती है कुछ इस प्रकार की होती है, इस रेशियो में होती है। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो सकता है दोस्तों, 32 आ जाएगा। इंसिजर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? एक तरफ पाया जाता है 2, तो चारों तरफ कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 हो जाएगा। कैनाइन की बात करते हैं, कैनाइन का फार्मूला क्या होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 हो जाएंगे ये टोटल। और प्री मोलर कितना होता है दोस्तों? एक साइड का 2 होता है, तो चारों साइड का 2 चौक 8 हो जाएगा। और मोलर कितने होते हैं दोस्तों? एक साइड का 3 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, बात करते हैं जीभ की, यानी टंग की बात करते हैं। मुख गुहा में मोती मांसल तथा स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले भाग को क्या कहा जाता है? जीभ कहा जाता है। यह आगे से खुली तथा पीछे से चिपकी हुई होती है, जिन्हें स्वाद कड़ियाँ कहा जाता है। ये कड़ियाएँ भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ भोजन को निगलने में सहायता करता है। इसके द्वारा बोलना तथा भोजन को लार में मिक्स करना आदि संभव है। तो जीभ का वर्क क्या होता है दोस्तों? ये भोजन में लार को मिक्स करता है, और ये बोलने में सहायता करता है, और खाने का स्वाद पता करवाता है दोस्तों, कि खाने का स्वाद कैसा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लार ग्रंथियों की। तो दोस्तों, लार ग्रंथियाँ क्या क्या होती हैं ये देखते हैं। यह लार ग्रंथि जो होती है दोस्तों, लार का स्त्रावण करती है। लार ग्रंथियाँ 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर तक लार को स्रावित करते हैं। यानी एक दिन में बात करें दोस्तों, तो कम से कम 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है मनुष्य के शरीर से। वास्तव में 99% लार में पानी होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जो जीभ से लार निकलती है उसमें 99% क्या होती है? पानी होती है। इसका pH मान कितना होता है दोस्तों? 6.4 से 6.8 होता है। 3 जोड़ी होती है दोस्तों। पहली कौन से होते हैं? पैरोटिड ग्रंथियाँ, पैरोटिड लार ग्रंथियाँ होती हैं। पैरोटिड लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं? सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। प्रत्येक ग्रंथि लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और 30 ग्राम तक होती है। ध्यान दीजिएगा, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है दोस्तों, ये सबसे लंबी होती है। जब मम्प्स होता है दोस्तों, गलसवा होता है, तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो सूज जाती है,
इसका क्या मतलब है ये इसमें कि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है दोस्तों उसमें स्वेलिंग आ जाती है। किस रोग में दोस्तों? मम्प्स, या जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? गलस्वा। सब मैंडिबुलर क्या होती है दोस्तों? ये ऊपरी व निचले जबड़े के संधि स्थल के पास एक एक स्थित होती है। नेक्स्ट है दोस्तों सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि है ये दोस्तों लार ग्रंथि। यह प्रमुख लार ग्रंथियों में से सबसे छोटी होती है, यानी सबसे बड़ी पैरोटिड होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है? तो सबलिंगुअल होती है दोस्तों। इनका एक जोड़ा जीभ के नीचे मुख गुहा के तल पर स्थित होता है। टायलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। यह स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च का 30% यानी 30% पाचन मुख गुहा में होता है। लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मार देता है। ये क्या करता है दोस्तों? जब आप भोजन करते हैं तो ये क्या करता है? जो भी भोजन में जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है? ये उनकी डेथ कर देता है। दोस्तों आइए देखते हैं लार ग्रंथियों का डायग्राम। दोस्तों ये है लार ग्रंथियों का डायग्राम। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है दोस्तों आप देख सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड है। और बाकी बात करते हैं सबलिंगुअल की, सबसे छोटी होती है, आप इधर देख सकते हैं। और ये क्या होती है दोस्तों? लास्ट वाली एक होती है कौन सी? सब मैंडिबुलर होती है। सब मैंडिबुलर ये कहाँ पर होती है दोस्तों? सबसे नीचे होती है। आप देख सकते हैं ये वाली होती है, यानी पैरोटिड होती है दोस्तों ये। और ये क्या होती है? सबलिंगुअल होती हैं। और नीचे की आप देख सकते हैं ये क्या होती है दोस्तों? ये होती है सब मैंडिबुलर। आप देख सकते हैं ये वाली सबसे बड़ी है दोस्तों। यही होती है दोस्तों जिसमें स्वेलिंग आ जाने से एक रोग हो जाता है मम्प्स यानी गलसुआ। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रसनी। बात करते हैं ग्रसनी की। तालू के पीछे नलीनुमा संरचना ग्रसनी कहलाती है, जो भोजन को ग्रास नाल में पहुंचाने का कार्य करती है। यहाँ पर एपिग्लोटिस नामक ढक्कन पाया जाता है जो श्वास नली से जुड़ा रहता है, इसलिए भोजन श्वास नली में जा नहीं पाता है। दोस्तों ये है एपिग्लोटिस का फिगर, आप देख सकते हैं भली बात। यहाँ पर क्या है? नजल कैविटी है, आप देख सकते हैं। ये हार्ड प्लेट है दोस्तों, ये टंग होती है, ये सॉफ्ट प्लेट होती है। ये है दोस्तों एपिग्लोटिस, जो यार क्या करता है दोस्तों? जब हम सांस लेते हैं तब ये क्या करता है? जो खाने वाली जो नली होती है उसको बंद कर देता है। और जब हम खाना खाने लगते हैं तो सांस को बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? लैरिंग्स होता है, जो इसको क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स बोला जाता है। क्योंकि ध्वनि को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है दोस्तों? मनुष्यों में वो लैरिंग्स ही करता है। लेकिन जो पक्षियों में कौन से करता है दोस्तों? वो होते हैं सैरिंग्स। यहाँ पर ये आइसोफेगस होती है और ये होती है ट्रैकिया दोस्तों, जिससे क्या करते हैं? सांस लेते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों ग्रास नाल की बात करते हैं। मुख गुहा तथा आमाशय को जोड़ने वाली नलिका को ग्रास नाल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये मुख गुहा को किससे जोड़ता है? आमाशय से जोड़ता है दोस्तों ग्रास नाल। यह मांसल होती है जिसमें श्लेष्मा पदार्थ स्रावित होता है। यह पदार्थ इसकी दीवारों को चिकना बनाता है, जिससे इसमें संकुचन होता है और भोजन आमाशय में पहुंच जाता है दोस्तों। जब इसमें क्या होगा दोस्तों? संकुचन होगा तो क्या होगा? भोजन आमाशय में आसानी से पहुंच जाता है। ग्रास नाल पाचन तंत्र का वह भाग होता है जिसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। जिसमें किसी भी प्रकार का क्या होता है दोस्तों? पाचन नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आहार नाल का कौन सा भाग वह होता है जो कि क्या करता है? जो पाचन नहीं करता दोस्तों, वो कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों ग्रास नाल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अमाशय की। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का स्त्रावण करती हैं। इस जठर रस में HCl, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस तथा लाइपेज आदि पाए जाते हैं। HCl अमाशय को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। इसकी pH मान कितनी होती है दोस्तों? तो 6.4 से 6.8 होता है दोस्तों। अमाशय का जो pH मान होता है कितना होता है? वो 6.4 से 6.8 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं HCl अमाशय में उपस्थित पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। यह पेप्सिन एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। HCl प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है, जो दूध में उपस्थित कैसिनोजन नामक प्रोटीन को कैसिन में बदलता है। कैसिनोजन नामक प्रोटीन को किस में बदलता है दोस्तों? कैसिन में बदल देता है।
नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं तो जो आमाशय में एक क्या होती है, लेयर होती है, जिसको क्या कहा जाता है, म्यूकस। आमाशय की म्यूकस लेयर जो होती है दीवारों को अम्लीय माध्यम से बचाता है। लाइपेज एंजाइम वसा के कुछ भाग को पाचन करता है दोस्तों, पाचन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आंत की, यानी यह हमारी आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। यह लगभग 22 फीट या 7.5 मीटर लंबी होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छोटी आंत की बात हो रही है। यह शाकाहारी जंतुओं में सर्वाधिक विकसित होती है। आंत को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो सबसे बड़ी आंत कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों छोटी आंत होती है। सबसे बड़ी आंत कौन सी होती है, छोटी आंत। यह 20 फीट दोस्तों, यहाँ पर 25 फीट होगा, 25 फीट या 6 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। इसका व्यास क्या होता है, कम होता है। दोस्तों जो छोटी आंत होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है, डिडुनम, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह छोटी आंत का सबसे छोटा व चौड़ा भाग होता है। इसकी आकृति सी नुमा होती है, यानी सी के आकार की होती है। आमाशय के पश्चात निकलने वाला भोजन को कायम कहा जाता है। कायम छोटी आंत से डिडुनम भाग में पहुंचती है। इस डिडुनम भाग में यकृत तथा अग्नाशय से रस आते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। डिडुनम की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। बात करते हैं जुजनम की, तो डिडुनम के बाद आता है जुजनम। यह छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है जो कुंडलन के रूप में पाया जाता है दोस्तों। यानी क्या होता है दोस्तों, ये कुंडलित आकार में होती है। कुंडलित यानी ये मुड़ी हुई होती है। बात करते हैं इलियम की। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है, जो कायम का पूर्ण पाचन के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बड़ी आंत में डाल देता है। नोट में देखते हैं दोस्तों, भोजन का पाचन सर्वाधिक छोटी आंत में ही होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भोजन, प्रोटीन, वसा, स्टार्च आदि का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, जो सीकम से गुदा तक होती है दोस्तों। इसका छिद्र छोटी आंत की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है। यह छोटी आंत के चारों ओर स्थित होती है। कौन सी, तो बड़ी आंत। बड़ी आंत का पहला भाग सीकम कहलाता है। यह छोटी आंत व बड़ी आंत को जोड़ने का कार्य करता है, जो एक पतला क्या होता है, भाग होता है। दोस्तों आइए देखते हैं छोटी आंत का फिगर। दोस्तों ये है छोटी आंत, आप देख सकते हैं। यहाँ क्या होता है, डिडुनम होता है। ये वाला जो भाग होता है, ये वाला पीला पीला भाग आपको दिख रहा है, ये क्या है, डिडुनम है। उसके बाद जो नीला वाला भाग दिख रहा है, ये क्या होता है, जुजनम होता है। और लास्ट वाला क्या होता है दोस्तों, इलियम होता है, ये वाला भाग आप भली भांति देख सकते हैं। और ये जो किनारे किनारे वाला भाग है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, बड़ी आंत बोलते हैं दोस्तों हमारे शरीर में अवशेषीय अंग का कार्य कौन करता है दोस्तों, तो वो करता है अपेंडिक्स। कौन करता है दोस्तों, अपेंडिक्स करता है। इसका कोलन भाग में जल तथा विटामिन का अवशोषण होता है। जो इसका कोलन वाला भाग होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये कोलन किसका पार्ट होता है दोस्तों, ये होता है बड़ी आंत का। इसमें होता क्या है, जल तथा विटामिन का अवशोषण होता है। मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ होता है, इकट्ठा होता है दोस्तों, जो गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। गुदा क्या होती है, या 2 पालियों से घिरी हुई होती है। आइए देखते हैं दोस्तों बड़ी आंत का डायग्राम देखते हैं। दोस्तों बड़ी आंत आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की होती है। और आप देख सकते हैं नीचे का भाग, ये जो होता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, ये वाला पूरा पार्ट इधर का जो होता है, इसको सीकम कहा जाता है। और ये वाला जो पार्ट होता है पूरा, इसको क्या बोला जाता है, कोलन बोला जाता है। और इधर का जो नीचे वाला भाग होता है, इसे क्या बोला जाता है, रेक्टम बोला जाता है दोस्तों। ये वाला क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। इनस आप देख सकते हैं दोस्तों। यह क्या होती है, लीवर क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। यह भूरे रंग की उभरी हुई होती है, जिसका वजन कितना होता है, 1.5 किलो होता है। यह पेट के दाहिनी ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है, जो पित्त बाइल का निर्माण करती है। जिसके नीचे क्या होता है दोस्तों, नाशपाती के आकार की एक थैली होती है, जिसे क्या कहा जाता है, पित्ताशय कहा जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस में पित्ताशय ही संचित होता है।
कार्य क्या होता है, तो इसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है और ये क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। ये होते हैं, लेकिन यह वसा का पाचन के लिए क्या होता है, वसा का पाचन के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। रक्त से बिलिरुबिन को अलग करता है, कौन, तो यकृत। यकृत फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है जो रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। पित्त रस की बात करते हैं तो यह रस यकृत के द्वारा स्रावित होता है जो पित्ताशय में संचित होता है। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है दोस्तों। इसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है। इसमें वसा के अंदर विटामिन ए, डी, ई की घुलनशील होता है। और क्या होता है दोस्तों, यदि पित्ताशय को काट कर फेंक दिया जाए तो वसा का पाचन क्या होगा, नहीं हो सकता है। यदि पित्ताशय को काट कर फेंक दिया जाए तो वसा का पाचन नहीं होगा। बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की, तो अग्नाशय ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है जो हार्मोन के साथ साथ एंजाइम का भी स्त्रावण करती है। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है इसमें, जिसमें 98% जल, 2% एंजाइम होते हैं। इसमें लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का पूर्ण पाचन कर देते हैं। इसलिए इस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो हाँ, ये देखते हैं कि पाचन जो होती है इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। पाचन जो होती है वैसे दोस्तों 7 प्रोसेस से गुजरती है, लेकिन यहाँ पर हम 5 प्रोसेस की बात करेंगे जो मुख्य होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण होता है। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, बात करते हैं तो वो होती है डाइजेशन होती है। तीसरी कौन सी होती है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन होती है। चौथी स्वांगीकरण होती है दोस्तों, एसिमिलेशन होती है, आप देख सकते हैं भली बात। और पांचवी कौन सी होती है दोस्तों, तो पांचवी हो जाएगी दोस्तों डिफिकेशन हो जाती है, डिफाकेशन कह सकते हैं दोस्तों। पहली इंजेशन होती है, दूसरी कौन सी होती है दोस्तों, तो दूसरी होती है पाचन। तीसरी कौन सी होती है दोस्तों, तो एब्जॉर्प्शन होती है। चौथी एसिमिलेशन होती है। पांचवी कौन सी होती है दोस्तों, डिफाकेशन होती है। बात करते हैं अंतर्ग्रहण की, यानी जब हम खाने को खाते हैं, इंजेशन करते हैं, तो दोस्तों भोजन को मुख में लेना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। यानी जब हम भोजन को मुख में लेते हैं तो वही क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। पाचन क्या होता है दोस्तों, डाइजेशन। मनुष्य में भोजन पाचन मुख से प्रारंभ होता है, छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। यानी जो मुख होता है दोस्तों, ये जब मुख में भोजन को रख लेते हैं तो वहीं से इंजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद जब आमाशय में पहुंच जाता है पूरा, यहाँ तक डाइजेशन हो जाता है दोस्तों। करते हैं दोस्तों, आमाशय में जब पाचन होता है भोजन का तो कैसे होता है, आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन की आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरी ग्रंथियों से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। आमाशय की ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम कौन कौन से होते हैं दोस्तों, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पेप्सिन भोजन को क्या करता है दोस्तों, खंडित कर सरल पदार्थों को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। और रेनिन दूध में धुली हुई प्रोटीन कैसिन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में के रूप में बदल देता है दोस्तों। ये किसका कार्य होता है दोस्तों, तो ये होता है रेनिन। उसके बाद देखते हैं पक्वाशय डुडनम का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर मिलता है। पित्तरस क्षारीय होता है, यह भोजन को अम्ल से क्षारीय बना देता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं अग्नाशय में। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज
और लाइपेज होता है। यह भोजन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज क्या करता है, यह मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। और लाइपेज क्या करता है दोस्तों, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत के कार्य देख लेते हैं। तो यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया क्या होती पूरी होती है या पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ छोटी आंत जो होती है दोस्तों, दीवारों से आंतरिक रस निकालता है। इसमें निम्न एंजाइम पाया जाते हैं। किसमें, आंत रस में। इरेप्सिन पाया जाता है दोस्तों, शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है, इरेप्सिन। माल्टेज क्या करता है, यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज का वर्क क्या होता है, तो सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। कौन, सुक्रेज। लैक्टेज क्या करता है, यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टेज क्या करता है दोस्तों, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज क्या करता है, यह इमल्सिफाइड वसाओं की ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, आंतरिक रस क्षारीय होता है। मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। तीसरी प्रोसेस कौन सी होती है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन की होती है, यानी अवशोषण की होती है। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का छोटी आंत की रचना यानी विलाई के द्वारा होती है। भोजन का जो पाचन होता है दोस्तों, वो तो छोटी आंत में होता है, लेकिन जो उसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उसका अवशोषण कौन करता है, तो विलाई करता है, यानी रसांकुर भी कह सकते हैं इसको। स्वांगीकरण क्या होता है दोस्तों, चौथी प्रोसेस होती है एसिमिलेशन। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। यानी जो भोजन अवशोषित हो जाता है दोस्तों, पोषक तत्व जो अवशोषित हो जाता है उसको क्या करता है, ये स्वांगीकरण। ये भोजन जो अवशोषित हो जाता है उसको विभिन्न अंगों में पहुंचाता है शरीर के। कौन, एसिमिलेशन प्रोसेस के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, डिफॉर्केशन या डिफिकेशन कहा जाता है। अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देता है, जिसे गुदा के द्वारा क्या किया कर दिया जाता है दोस्तों, बाहर निकाला जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।